हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय न्यू चैनल और इस चैनल पर हम लोग यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट को, उनके सारे सिलेबस को कवर करेंगे और विद इन अ ईयर हम लोग यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट को उनके सिलेबस के वाइज कंप्लीट करेंगे। सो आज सबसे पहली स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इंडियन इकोनॉमी से। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग में से कन्फ्यूजन इस बात की रहती है कि हमें इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो पहले आइए हम लोग ये क्लियर करते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से ही पता है कि ये कोई किताब है या ये कोई लिखी हुई ग्रंथ है या जो भी आप समझ लीजिए। शास्त्र का मतलब है कि यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या अर्थव्यवस्था के लिए नियम, कानून, सिद्धांत, रूल, लॉ, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें ये लिखी हुई हैं अर्थशास्त्र में। मतलब कि जब हम अर्थव्यवस्था के लिए उसके नियम, कानून, सिद्धांत, इन सबों के बारे में जब चर्चा करते हैं, उसके रूल के, लॉ के, प्रिंसिपल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा हम करते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मतलब किताब, किताब में हम लोग इस चीजों की चर्चा करते हैं। ये चीजें हैं, जब नियम की, सिद्धांत की, कानून की जब हम चर्चाएं करेंगे तो वो अर्थशास्त्र के अंदर आएंगे। जब इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, लागू कर देंगे, तो यह अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मतलब कि जब हम इन नियमों, सिद्धांतों और कानूनों के बारे में पढ़ेंगे तो वो अर्थशास्त्र होगा। जब इन नियम, कानून, सिद्धांत को लागू कर देंगे तो यह इकोनॉमी पढ़ेंगे हो जाएगी और इसको अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये नियम, ये कानून, ये सिद्धांत जिस देश, जिस राज्य या जिस भी जगह पे लागू करेंगे वो उस जगह की इकोनॉमी हो जाएगी। मतलब कि जब हम लोग इस इकोनॉमिक्स को इंडिया में अप्लाई करेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। जब हम लोग इस इकोनॉमिक्स को या जो भी सिद्धांत, नए नियम, कानून हैं, अमेरिका में अगर अप्लाई करते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी हो जाएगी। अफ्रीका में करते हैं तो अफ्रीकन इकोनॉमी, मतलब रसिया में रसियन इकोनॉमी। जिस भी जगह पर, जिस भी राज्य में, जिस भी देश में, जिस भी जिले में या कहीं पे भी, अगर जब हम अर्थशास्त्र, इन नियम को, कानून को, सिद्धांतों को जब हम लागू करेंगे तो वो उस जगह की इकोनॉमी कहलाएगी। इंडियन इकोनॉमी हमारे यूपीएससी का सिलेबस है, तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी के सिलेबस के लिए पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आई होप ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। हमें इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी। एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि इसमें दो टाइप होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है कि हम लोग पर पर्सन तक की जानकारी लेते हैं और मैक्रो में क्या होता है, हम लोग ओवरऑल, ऊपरी ऊपरी हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए ये एक गांव है, ये इसमें घर हैं, तो जब हम इस पूरे एक एक घर के बारे में भी पढ़ेंगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो में। जब हम लोग इस घर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम लोग गांव के बारे में जानकारी ले लेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो में। एज ए एग्जाम्पल, जब इस गांव में हम लोग एक एक घर के बारे में पढ़ेंगे तो वो माइक्रो होगा। जब हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे तो मैक्रो होगा। यूपीएससी में हमें जीएस पेपर में मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी। तो अब आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी में हम लोग जनरली देखते हैं मार्केट को। मार्केट को क्यों देखते हैं, क्योंकि जैसे जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, वो जनरली हम लोग मार्केट में ही बेचते हैं। मतलब कि पैसे का जो सर्कुलेशन होता है, मुद्रा का जो संचरण होता है, वो मार्केट में होता है। इकोनॉमी में हम लोग मार्केट पढ़ते हैं। मार्केट दो टाइप के होते हैं,
प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादों का बाजार और इसको बोलते हैं कारकों का बाजार। उत्पादकों का बाजार और कारकों का बाजार, इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट मार्केट मतलब कि जो प्रोडक्ट जब लेने के लिए वो तैयार है, ये फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स जैसे ये मार्कर है, ये इस समय फाइनल गुड्स है, इसको आप दुकान से खरीद सकते हैं। ये फाइनल गुड्स है। ये इस समय फाइनल गुड्स है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपको ये दुकान पे मिलेगा तो आप इसको नहीं खरीदेंगे। ये इस समय ये फाइनल गुड्स हो गया। तो मतलब कि जब यह सामान आपके खरीदने के लिए उपयोग, मतलब खरीदने की अवस्था में आ जाए, जब यह मार्कर इस कंडीशन में रहेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, इस अवस्था में होगा, तो हम इसको खरीद लेंगे। मतलब कि उदाहरण के लिए जब कोई वस्तु हमारे खरीदने के लिए योग्य हो जाए, तब वो प्रोडक्ट मार्केट का हिस्सा होता है, फाइनल गुड्स कहते हैं उसको। कारकों का बाजार, फैक्टर मार्केट उसको कहते हैं। इस फाइनल गुड्स को बनाने में जो जो चीजें लगी, एक तरह से हम लोग जैसे कच्चा माल कहते हैं, वो कह सकते हैं इसको कारकों का बाजार। जैसे इस मार्कर को बनाने में ये कैप लगा, ये इसमें इंक लगी, ये प्लास्टिक बॉडी लगी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये फैक्टर मार्केट के अंदर आएंगी। अभी फैक्टर मार्केट को हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे। फैक्टर मार्केट में जनरली 4 चीजें होती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें होती हैं फैक्टर मार्केट का हिस्सा। और उत्पादों का बाजार, प्रोडक्ट मार्केट, तो फाइनल गुड्स का हिस्सा है। तो जब ये सामान जब बन के तैयार हो जाएगा, जब हमारे लेने के लिए योग्य हो जाएगा, तब ये उत्पाद प्रोडक्ट मार्केट, फाइनल गुड्स का हिस्सा हो जाएगा। फैक्टर मार्केट में ये चीजें, इसको बनने में क्या क्या अवस्थाएं आई, वो हम लोग फैक्टर मार्केट में पढ़ेंगे। तो फैक्टर मार्केट में 4 चीजें होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ये अभी चारों चीजें हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। उसके पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि आखिर पैसे की जरूरत, ये जो पैसा आया, ये आया क्यों? क्योंकि इसको समझेंगे तो ये चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। पैसा आया क्यों? सबसे पहले हम लोग के मतलब प्रचलन में था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसको बार्टर सिस्टम के समय हम लोग क्या करते थे कि एक सामान देते थे, एक सामान लेते थे। इसको हम लोग बार्टर सिस्टम को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति या प्रणाली, जो भी कह लीजिए। तो बार्टर सिस्टम पहले हम लोग के समय था, जब सिक्के या पैसे का जब प्रचलन नहीं था, तो हम लोग बार्टर सिस्टम पे काम करते थे। तो आखिर जब बार्टर सिस्टम पे हम लोग काम करते थे कि अगर हमें रोटी चाहिए, हमने सामने वाले को चावल दिया, उससे हम रोटी ले लिए। हमको प्याज चाहिए तो उसको नींबू चाहिए, अपना नींबू हम उसको दिए, उससे प्याज ले लिए। तो आखिर जब ये चल रहा था, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? बार्टर सिस्टम अगर सही था तो उसको देखते हैं। ये है ए, ये है बी, ये सी, डी और ई, एफ। ये एक पर्सन है ए, एक है बी, एक सी। इसके पास चावल है, इसके पास आटा है, इसके पास आलू है, ये इसके पास प्याज है, इसके पास चना और इसके पास मटर है।
अब ए के पास जो है चावल है, बहुत चावल है, उसको जितने की जरूरत है वो अपना रखा है, बाकी अब इसको जरूरत पड़ गई है आटे की। तो आटा किसके पास है? बी के पास है। तो ये गया बी से आटा लिया और चावल बी को दे दिया, बी इससे चावल लिया, इसको आटा दे दिया, मतलब कि अपना चावल इसको दिया, इससे आटा ले लिया। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों की जरूरतें पूरी हो गई। इसको आटा चाहिए, इसको आटा मिल गया, इसको चावल चाहिए था, चावल मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ कि इसको प्याज चाहिए, तो ये गया इसके पास, इससे प्याज ले लिया, बदले में अपना आलू दे दिया, इसको आलू चाहिए था। ठीक है, ये चना इस जिसके पास है इसको चाहिए मटर, तो ये इसके पास गया मटर लेने, लेकिन इसको मटर नहीं चाहिए, इसको ये मटर लेने के लिए इसके पास गया, लेकिन इस जिसके पास ये मटर है इसको चना नहीं चाहिए, इसको चाहिए प्याज। तो अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम दिक्कत करने लगा, क्योंकि ई जब गया एफ के पास तो ये तो अपना चना लेके गया कि मेरा चना ले लो और मुझको मटर दे दो। ये मटर दे सकता है लेकिन इसको चना नहीं चाहिए, इसको चाहिए प्याज, और प्याज इसके पास है नहीं। तो कुछ ऐसे चीज की जरूरत पड़ी जो कि सब लोग ले लें, जैसे इसको चना नहीं चाहिए तो चना लेगा ही नहीं, तो अब जिसके पास चना है वो इसके पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो चने वाले से बात ही नहीं करेगा, चना इसको चाहिए ही नहीं, चना ये लेगा ही नहीं। तो अब इस चने वाले को अगर मटर चाहिए तो इसके पास से जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो चना मांग ही नहीं रहा है। तो इसलिए किसी एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिसकी आवश्यकता सबको हो, जो कॉमन हो, मतलब कि एक ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी, कुछ ऐसा सिक्का मान लेते हैं, किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिसको सब लोग ले लें। तो अगर सब लोग उसको लेने के लिए तैयार होंगे तो उस चीज को लेके हम चाहे ए के पास जाएंगे तो ए वो चीज ले लेगा और चावल देगा, सी के पास लेके जाएंगे वो चीज तो वो सी भी ले लेगा, हमको आलू दे देगा, एफ के पास लेके जाएंगे तो वो चीज एफ भी ले लेगा, क्योंकि वो चीज सब ले सकते हैं। तो वो चीज क्या आया? पैसा। उसको अभी हम लोग कहते हैं सिक्का, समझते हैं ये सिक्का। तो इस चीज की हम लोग को जरूरत पड़ी मुद्रा विनिमय प्रणाली के फेल होने के वजह से। तो अब सिक्का जो आया ये भी सिक्का ले सकता है, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। तो अब हमारे पास अगर सिक्का है तो हम चावल भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, आलू प्याज चना कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे इसके पास सिक्का होगा ये अपना सिक्का इसको दे देगा, इसके पास सिक्का आ गया, ये इसको मटर दे दिया, बात खत्म। अब ये अपना सिक्का लेके गया इसके पास, इससे प्याज ले लिया, तो इसकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, इसके भी हो गई। तो ये आया पैसा, करेंसी। अच्छा, अब ये जो करेंसी आई इसका डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा सिक्का आया, सबसे पहले क्या किस चीज के सिक्के बने, फिर क्या बने, फिर क्या बने, मतलब करेंसी डेवलपमेंट भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे करेंसी डेवलपमेंट भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बार्टर सिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा। बार्टर सिस्टम में हम लोग सामान एक दूसरे को लेते देते थे, तो हम लोग का काम चल रहा था। मामला तब बिगड़ा जब किसी को किसी सामान की आवश्यकता नहीं है तो वो तो इससे बात ही नहीं करेगा, इसलिए हम लोग को किसी एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जो कि सब ले लें, तो वो आया सिक्का, पैसा। अब हम लोग करेंसी डेवलपमेंट अभी देखते हैं एक बार। तो हम लोग करेंसी डेवलपमेंट हम लोग जब देखेंगे कि करेंसी सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, फिर वो किस प्रकार चेंज हुई, फिर किस प्रकार चेंज हुई, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो यूज करते थे वो था मिट्टी का सिक्का, मिट्टी का सिक्का, इसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा कॉइन। टेराकोटा जनरली हम लोग पहले के समय के जितने भी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के सिक्के जो भी थे तो उनको टेराकोटा बोला जाता था। तो टेराकोटा कॉइन सबसे पहले पाषाण काल में ये चला हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री में। ये चला हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या आया? टेराकोटा कॉइन एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोगों के पास आया मेटेलिक कॉइन। मेटेलिक कॉइन कब आया?
ये आया मेडिवल हिस्ट्री में। जैसे जब अकबर हुए, बाबर हुए, या जो भी सुल्तान या मुगल शासक जो भी शासक थे, तो वो लोग मेटेलिक कॉइन चलाए। जैसे जब हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में इसको कवर करेंगे, टेराकोटा कॉइन या टेराकोटा से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग उसमें कवर करेंगे, समझेंगे। मेडिवल हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक कॉइन कब आए, किस किस फॉर्म में चेंज हुए। जैसे अकबर जब आया तो वो कौन सा सिक्का चलाया, कौन से गोल सिक्के थे, कौन से चौकोर सिक्के थे, किस सिक्के का साइज बड़ा था। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें सोने के सिक्के चले, चांदी के सिक्के चले, कांसे के सिक्के चले। तो इसमें हम लोग मेटेलिक कॉइन, पहले मेटेलिक कॉइन की तरफ बढ़े। मेटेलिक कॉइन के बाद हम लोग बढ़े पेपर करेंसी। पेपर करेंसी के पास हम लोग बढ़े मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न एज में। पहले हम लोग के पास मिट्टी का सिक्का था, फिर हम लोग मेटेलिक कॉइन की तरफ बढ़े, फिर पेपर करेंसी। पेपर करेंसी जो आज हम लोग के पास जो नोट हैं, 500, 1000 जो भी नोट हैं, तो ये सारे पेपर करेंसी के भाग हैं। इसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस हुए तो हम लोग आ गए प्लास्टिक करेंसी के पास। प्लास्टिक करेंसी में क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग एज अ मनी करते हैं, क्योंकि अगर कहीं गए हम लोग पैसा देना है तो हम लोग सीधा कार्ड निकाल के, जैसे पेट्रोल पंप पे ही जाते हैं तो हम लोग या तो ये नोट दें, पेपर करेंसी दें, या तो सीधा कार्ड निकाल के दे दिए, उससे पेमेंट कर लिए, तो वो भी एक तरह से करेंसी हम लोगों की कहलाती है। तो वो पेपर करेंसी के बाद हम लोग आ गए प्लास्टिक करेंसी। अब हम लोग जब थोड़ा सा और मॉडर्न हो गए हैं तो अब हम लोग प्लास्टिक करेंसी के बाद आ गए क्रिप्टो। जैसे बिटकॉइन, शिबा इनू, डॉग कॉइन, ये सब जितने भी हैं। तो अब क्रिप्टो करेंसी आ गई। क्रिप्टो करेंसी का कोई अता पता है नहीं, लेकिन फिर भी ये चल रही है। बिटकॉइन, शिबा इनू, अब जैसे कई आउटलेट हैं, बर्गर किंग और इस टाइप के कई आउटलेट्स हैं जो कि शिबा इनू और बिटकॉइन, इन सबके से क्रिप्टो करेंसी को वो लोग मान्यता दे रहे हैं कि आप शिबा इनू के बदले बर्गर खा सकते हैं, दैट्स इट। तो मतलब इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को भी मान्यता मिलेगी। इस समय तो इलीगल ही माना जा रहा है उसको। तो मतलब कि अभी हम लोग प्लास्टिक करेंसी से क्रिप्टो करेंसी तक पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये है करेंसी डेवलपमेंट। पहले हम लोग मिट्टी का सिक्का यूज करते थे, फिर मेटेलिक कॉइन की तरफ बढ़े, फिर हम लोग पेपर करेंसी की तरफ बढ़े, फिर प्लास्टिक करेंसी, और अब क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़े। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जब करेंसी डेवलपमेंट अब हम लोग समझ लेते हैं, अब हम लोग आते हैं फैक्टर मार्केट की तरफ। अब हम समझते हैं कि ये जो पैसा था ये कैसे इसका भाग हुआ है और इससे हम लोग कैसे इसको समझेंगे। तो इसको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग फैक्टर मार्केट ये समझने के लिए हम लोग पहले 3 चीजें समझते हैं। ये 3 बॉडी हम लोग समझते हैं। इसको मान लेते हैं हाउस होल्ड मतलब कि जैसे हम लोग आम लोग नागरिक मान लेते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं फाइनेंस, बैंक, और ये है फर्म, उद्योग। ये 3 चीज पहले हम लोग लेके चलते हैं, अभी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हाउस होल्ड, ये हमारा पड़ोसी है। तो इस पड़ोसी जो है हमारा, इसके पास जमीन है। जनरली हम लोग के पास भी जमीन होती है, ठीक, घर होता है, जो भी है। तो इसके पास जमीन है। ये जमीन दे दिया किसको, फर्म को, उद्योग लगाने के लिए। उद्योग जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो, मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री हो, उसी को उद्योग बोलेंगे। फर्म आप एक तरह से इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ही बोल सकते हैं, या जहां से आपकी अर्निंग हो रही है आप एक तरह से उसको उद्योग बोल सकते हैं। जैसे अब इसने ये उद्योग जो है, ये मान के चलते हैं हम और ये है हमारा दोस्त, और हम लोग मिलके एक समोसे की दुकान खोल लिए, ठीक। तो ये हमारा फर्म हो गया। तो ये जो हमारा पड़ोसी है ये हमको
इस समोसे की दुकान खोलने के लिए जमीन दिया, तो ये क्या दिया? जमीन। ठीक, तो जब ये हमको जमीन दिया ये इस दुकान को खोलने के लिए, तो जब हमारी दुकान चलने लगी तो हम अब ये जमीन दे दिया है तो इसके बदले हम इसको क्या देंगे? रेंट देंगे। जैसे जब कोई रूम घर हम लोग लेते हैं, जैसे इस समय जहाँ पे वीडियो बन रहा है ये भी एक मतलब रेंट पे हम लोग ये लिया हुआ है, तो इसके बदले मतलब कि इसका जो ओनर है वो हमको दिया लैंड, इसके लिए हम उसको बदले में दे रहे हैं रेंट। तो मतलब कि ये जो हमारा पड़ोसी है ये दुकान खोलने के लिए मतलब हमारा फर्म खोलने के लिए हमको लैंड दिया, तो हम इसको रेंट दे रहे हैं। अब इसका एक भाई भी है, उसको समोसा बनाने आता है, तो ये अपने इस भाई को हमारे फर्म में भेज दिया, तो अपना भाई तो देगा नहीं, देगा लेबर। ठीक, लेबर मतलब श्रम, लैंड मतलब जमीन मान लेते हैं, जमीन। इसका ये जो भाई है ये लेबर बन के आया हमारे यहाँ पे, लेबर मतलब श्रम, क्योंकि दुकान तो खोल लिए, दुकान में समोसा बनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो वो यही है, ये आया हमारे दुकान में समोसा बना रहा है। ठीक, तो ये श्रम कर रहा है, तो जब ये श्रम कर रहा है हमारे दुकान में काम कर रहा है, तो हम इस श्रम के बदले इसको क्या देंगे? वेजेस, वेजेस दिहाड़ी। अच्छा, वेजेस यहां पे क्यों हम लोग समझ रहे हैं? क्योंकि ये वेजेस और सैलरी, पैकेज, ये 3 चीज होते हैं। जब हम लोग पर डे के हिसाब से पैसे देते हैं तो ये वेजेस होता है, दिहाड़ी। ठीक, दिहाड़ी। ये हम लोग वेजेस क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारे दुकान में आया, 1 महीने काम किया, 1 महीने काम करने के बाद नेक्स्ट 1 महीने में 15 दिन बीमार पड़ गया, तो 15 दिन बीमार पड़ने के बाद समोसा हमारा बना नहीं, समोसा बना नहीं तो हमको इनकम हुई नहीं, इनकम हुई नहीं तो हम इसको 15 दिन के पैसे क्यों देंगे? हम काट लेंगे 15 दिन के पैसे। तो अगर हम इसको सैलरी मतलब कि मंथली अगर हम लोग इसको काउंट करके चलेंगे तब तो ये गलत हो गया, क्योंकि इस महीने वो पाया 30,000, अगले महीने पाया केवल 4500 रुपए, तो इसलिए हम लोग वेजेस में काउंट करते हैं। वेजेस में काउंट करने का क्या फायदा होता है कि हम लोग पर डे को गिनते चलते हैं, पर डे को गिनते चलते हैं। तो जब ये वेजेस पर डे होगा तो ये वेजेस होगा, जब हम इस चीज को मंथली देने लगेंगे तो ये सैलरी हो जाएगा, और जब हम इसको ईयरली देंगे तो ये पैकेज हो जाएगा। जैसे 1 दिन का हम इसको देते हैं 100 रुपए, तो इसकी जो वेजेस है वो है 100 रुपए। अब इसकी सैलरी जो हो गई वो हो गई 3,000 रुपए, और इसका जो पैकेज हो गया वो हो गया 36,000 रुपए। तो इसको हम वेजेस देंगे। ठीक, वेजेस दिए मतलब कि जब ये हमको लैंड दिया, यही लैंड देगा, हाउस होल्ड है यही लैंड देगा, ये हमको लैंड दिया, हम इसको बदले में रेंट दिए। इसका भाई जो है ये हमको लेबर दिया, मतलब लेबर श्रम किया हमारे यहाँ पे आके, तो हम इसको वेजेस दिए, मतलब कि लैंड हुआ तो रेंट मिला, लेबर आया तो वेजेस मिला। अच्छा, अब ये जो दोनों लोग हैं इन लोगों के पास कुछ पैसे भी तो होंगे, पैसे, कैपिटल। ठीक, ये कैपिटल मतलब पैसा। जैसे हम सभी के बैंक में अकाउंट है, हम सभी के पास कुछ न कुछ पैसे हैं और हम सब लोग पैसे बैंक में रखते हैं, इसके पास भी कुछ पैसे होंगे, ये भी अपना पैसा बैंक में रखता होगा। ठीक, तो ये बैंक में रखा अपना पैसा मतलब अपना कैपिटल, तो मान के चलते हैं कि ये अपना 5,000 रुपए बैंक में रखा। ठीक, तो ये अकेला तो इसका बैंक में अकाउंट होगा नहीं, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग और होंगे, तो ये अकेला कितना रखा? 5,000। 10 लोग और मान लेते हैं, क्योंकि एक ही पड़ोसी तो होगा नहीं, अकेले तो वो रहेगा नहीं, ये तो रेगिस्तान में तो है नहीं कि अकेला रहेगा। तो कई लोग जब हैं तो मान के चलते हैं हमारे 10 पड़ोसी हैं और 10 पड़ोसी मिलके 50,000 रुपए,
50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक को हम क्या दिए हैं, अभी कैपिटल दिए हैं, ठीक। ये जो बैंक है ये पैसे को पा गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग बैंक में हम लोग जमा कर दिए। अब एक चीज ये बताइए कि जब ये जो समोसे की जो दुकान थी, इसको खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो ये पैसे कहाँ से आएगा, हम लोन ले लेंगे। तो ये बैंक हमको दिया लोन, ठीक। तो बैंक ये जो 50,000 रुपया पाया, यही पैसा हमको लोन दे दिया, लोन। तो जब ये लोन हमको दिया तो अब हम इसको रिटर्न भी तो करेंगे, तो हम इसको क्या देंगे, लोन। तो इसका जितना पैसा लिए वो तो वापस करेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक। क्योंकि उतना विजय माल्या वाला सिस्टम तो है नहीं कि यहां से निकल गए, तो अब रहेंगे तो देना ही पड़ेगा। तो जब लोन दिए तो लोन के साथ हम इंटरेस्ट भी देंगे। बैंक क्या करते हैं, जब हम उसमें पैसा जमा करते हैं तो वो हमको बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, 5%, 4% इतना इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन जब हम उनसे लोन लेते हैं तो वो हमको लोन देते हैं 10%, 15% पे। मतलब कि वो हमसे, जब हम लोन लेंगे तो वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जब हम उनमें पैसे रख देते हैं तो हमको बहुत कम कम पैसे देते हैं। तो ये हमने इसको, जब इसका लोन वापस किया और हम इसको इंटरेस्ट भी दिए, मतलब इसका ब्याज भी दिए, तो ब्याज हम मान के चलते हैं 10% हम एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक। तो हम इसको कितना एक्स्ट्रा दिए, 50,000 तो इसका दिए ही दिए, 5,000 रुपया हम और दे दिए इसको। 50,000 तो दिए, इंटरेस्ट भी तो देंगे, तो 5,000 रुपये हम इसको और दे दिए। तो ये इस 5,000 में से 2,500 रुपया इन लोगों में बांट देगा, 2,500 रुपया अपना अपने पास रखेगा। क्योंकि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो हमको इंटरेस्ट भी तो देता है। जब हम बैंक में जमा करते हैं तो वो हमको इंटरेस्ट देता है, थोड़ा थोड़ा देता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो जब हम बैंक में कैपिटल जमा किए तो हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अच्छा, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है कि अभी आपसे ये बताए कि जो दो दुकान जो है समोसे की, हम और हमारा दोस्त, ये दोस्त, ये हम दोनों लोगों ने मिलके खोला है। तो जब ये मिलके खोले हम लोग, तो ये प्रॉफिट भी तो लेगा इसमें से, क्योंकि अब हम मान लेते हैं कि कमाई हुई 50,000 रुपये, हमारे समोसे बेच के 50,000 रुपये आए, तो ये प्रॉफिट भी तो लेगा ये, क्योंकि ये साथ में खोला है, तो प्रॉफिट लेगा। तो इंट्राप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट, ठीक। ये इस तरह से पैसे का सर्कुलेशन होता है। मतलब कि जब ये हाउस होल्ड, जब ये हमको लैंड दिया तो हम इसको रेंट दिए, जब ये हमको लेबर दिया तो हम इसको वेजेस दिए, ये कैपिटल दिया तो ये इंटरेस्ट पाया, लोन दिया तो इंटरेस्ट पाया, इंट्राप्रेन्योरशिप तो प्रॉफिट मिला। तो मतलब इस तरह से पैसे का सर्कुलेशन, ये क्या है, मनी सर्कुलेशन। पैसे का संचरण, पैसा नहीं, मुद्रा। मुद्रा संचरण। तो मुद्रा संचरण किस तरह से हुई, ये इस तरह से, हम, ये हाउस होल्ड है, ये लेबर जब दिए तो इनको वेजेस मिला, लैंड दिए तो इनको रेंट मिला, कैपिटल दिए तो इनको इंटरेस्ट मिला, और ये जब इंट्राप्रेन्योर, जब ये उद्यमिता आई तो ये प्रॉफिट मिला। इंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमिता, मतलब कि जैसे नए नए विचार जब हम लोग लाते हैं कि कोई फर्म शुरू करने के लिए, जैसे अब ये कम पढ़ा लिखा था तो समोसे की दुकान तक ही गया इसका दिमाग, और हमको भी वही खुलवाया, तो फिर ये तो उद्यमिता, जो जितना सोचे तो हम लोग उद्यमिता मतलब फर्म बैठाए तो प्रॉफिट लिए, तो प्रॉफिट मिला इंटरप्रेन्योर को, कैपिटल, इंटरेस्ट, लेबर को क्या मिला, वेजेस मिला, और लैंड को क्या मिला, रेंट मिला। तो आई होप मनी सर्कुलेशन, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको हटाते हैं। अब ये मनी सर्कुलेशन है। अच्छा, अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी में हम लोग नेशनल इनकम भी पढ़ते हैं, यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जरूरत क्यों है,
क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम इस इंडियन इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो अब हम लोग आगे की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम को ही कवर करते हुए चलेंगे। अभी नेशनल इनकम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी हमने बताया कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र मतलब कि जहाँ पे नियम कानून सिद्धांत लॉ रूल ये सब प्रिंसिपल ये सब लिखे हैं, तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि नेशनल इनकम मतलब हमारे देश की आय कितनी है, तो हम ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हमें कौन से नई नई पॉलिसी लानी है, कौन सी नई नई नीतियां सिद्धांत रूल नियम कानून क्या लेके आना है कि हमारा फायदा हो। हमें ये तो पता करना होगा कि हमें नुकसान हो रहा है कि फायदा, तो कैसे पता चलेगा? नेशनल इनकम से। पिछले साल की इनकम क्या थी, इस साल की इनकम क्या है, तो हमें उससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो हम क्या क्या चेंजेस करें, फायदा हो रहा है तो किस किस चीज़ को हम लोग मेंटेन करते चलें, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस चीज़ से काउंट करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम किसी भी देश में उसकी सीमा के अंदर अर्जित कुल आय नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम मतलब कि नेशन के अंदर, राष्ट्र के अंदर कुल अर्जित आय, ये होता है राष्ट्र, और इनकम मतलब हो गया आय। तो मतलब राष्ट्र की कुल आय नेशनल इनकम है। मतलब कि जैसे हमारे पापा हैं या जो भी हमारे भैया पापा जो भी, तो जो उनकी सैलरी है वही तो उनकी इनकम है। तो उस जो वो काम करते हैं बदले में वो इनकम पाते हैं। जैसे ये लेबर जब श्रम किया तो बदले में क्या पाया? वेजेस पाया। तो उसी तरह से जिस नेशन में हम लोग रह रहे हैं या जो भी नेशन है, तो उस नेशन की कुल इनकम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से सभी चीज़ें काउंट करके जो उसकी इनकम आती है वो नेशनल इनकम है। तो हम लोग अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनजीपी क्या है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे कैलकुलेट होती है, तो सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय।